हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का लेक्चर 89। तो हमने अब तक 88 लेक्चर्स इस पे बहुत अच्छे से अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आप उसे देख सकते हैं। और हमने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पे भी 6.5 आवर्स का एक लेक्चर अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें आप डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सब मैंने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। आप क्लासीफाई कैसे करते हो ये सब के बारे में, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप DSSB लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, KBS लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, NBS लाइब्रेरियन का, एम्स लाइब्रेरियन, इसी तरह से स्टेट लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो सब में आपको ये सब लेक्चर्स बहुत ज़्यादा आपको जैसे मदद करेंगे। क्योंकि देखो, सब में टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है और जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, डेप्थ में आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप जैसे बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे लाइब्रेरी फैमिली से ज़रूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट फैक्टर्स, जर्नल, इंस्टीट्यूशनल, ऑथर्स, H इंडेक्स, G इंडेक्स और I10 इंडेक्स। तो देखो, इसके पहले वाले जो लेक्चर्स में जो है एक तरह से 88 वाला जो लेक्चर था, उसमें हम लोग बिब्लियोमेट्रिक्स हो गया, वेबोमेट्रिक्स हो गया, फिर जैसे कि साइंटोमेट्रिक्स जो होता है और एल्टोमेट्रिक्स होता है, एल्टमेट्रिक्स, तो ये सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। फिर जैसे साइटेशन क्या होता है, फिर जैसे इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, ये सब भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो चलिए इसी में कंटिन्यू करते हैं आगे, और मैं रिपीट भी करते रहूँगा, डोंट वरी, जो भी ज़रूरत पाएगा बीच में। ये मत समझना कि मैंने उसमें बता दिया है कोई टॉपिक तो इसमें नहीं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि आपको जो भी मैं नए वीडियोज़ डालता हूँ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, अगर आप लाइब्रेरी फैमिली से जुड़े हैं किसी भी तरह से, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का इम्पैक्ट फैक्टर्स, जर्नल। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो आपका जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हो सकता है कि कोई जर्नल है तो उसे कितना ज़्यादा लोग रीड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल का इम्पैक्ट फैक्टर हो सकता है कि एज एन इंस्टीट्यूशन वो जो है क्या इम्पैक्ट डाल रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी पे। फिर ऑथर जो हो गया, इंडिविजुअल ऑथर, उसका इम्पैक्ट फैक्टर हो सकता है। फिर H इंडेक्स जो होता है, G इंडेक्स जो गूगल इंडेक्स होता है, और I10 इंडेक्स। तो ये सब जो है आपका इम्पैक्ट फैक्टर से ही रिलेटेड है, तो वो हम देखेंगे आगे। तो देखो, डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। Impact factors and indices are essential metrics in the field of library and information science, providing a quantitative measure of the influence and impact of journals, institutions and authors. देखो, मैंने पहले बताया था कि कोई भी आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो तो एक आपका हो सकता है क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, है ना। क्वालिटेटिव इम्पैक्ट कि देखो, आप इतना अच्छा रिसर्च कुछ कर दिए हो कि आपका चर्चा हो रहा है हर जगह कि वाह कितना अच्छा किया इन्होंने, जिससे साइंस को फ़ायदा होगा। एक होता है क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट, कि क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट हुआ कि आपके रिसर्च पेपर को कितने लोग जो हैं उसका चर्चा कर रहे हैं अपने रिसर्च पेपर में, कितने लोग जो हैं रेफरेंस में आपके जैसे रिसर्च पेपर का नाम डाल रहे हैं कि उन्होंने इससे जो है कुछ जैसे मटेरियल उठाया है, हो सकता है कि कोई ग्राफ उठाई हो, कोई टेबल उठाया हो, है ना, ये सब। तो वो सब जो है आपका ऑथर लेवल पे भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हो सकता है, जर्नल लेवल पे भी हो सकता है। समझ गए। अब देखो, तो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। तो वही है, तो कोई जो है आपका पार्टिकुलर जर्नल जो है उसका जो है एक तरह से नंबर ऑफ साइटेशन जो होगा, तो वो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर में आता है। देखो, GIF जो हो गया, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज अ मेजर रिफ्लेक्टिंग द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस, पूरा साल का ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस टू रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ पार्टिकुलर जर्नल। इट इज कॉमनली यूज टू इवेलुएट अ जर्नल्स रिलेटिव इम्पोर्टेंस विद इन इट्स फील्ड। अब देखो, ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, आप अगर कोई रिसर्च पेपर, मतलब मान लो कि कोई आपका मेडिसिनल प्लांट है ना, मेडिसिनल प्लांट है, तो उस पे आपने रिसर्च किया है,
तो आप रिसर्च जैसे किए हैं तो अब ढेर सारे पब्लिशिंग हाउसेज है, जर्नल्स भी देखो, जैसे एक तरह नेचर है, साई डायरेक्ट है, मतलब आपका जो साइंस से रिलेटेड है, और इस तरह के बहुत ज़्यादा जर्नल्स हैं जिसमें आप पब्लिश करा सकते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस जर्नल में आपको पब्लिश करा के फ़ायदा है? तो वहाँ पे जो है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर आता है कि वो जर्नल कितना पॉपुलर है। समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो वो मतलब जर्नल कितना ज़्यादा पॉपुलर है उसमें आप पब्लिश करना चाहते हैं, है ना? तो अब वो मतलब डिपेंड करता है कि वो अगर आप उतने पॉपुलर ऑथर नहीं है और उतना अच्छा आपका जो है रिसर्च नहीं है, मतलब बेसिक रिसर्च ही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च नहीं है, तो हो सकता है कि वो जर्नल आपका पब्लिश भी ना करे, है ना? तो ये डिफरेंस हो जाता है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर में। देखो फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज अ मेजर रिफ्लेक्टिंग द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन टू रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश इन अ पार्टिकुलर जर्नल। समझ गया? तो एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन जो हो रहा है रिसर्च आर्टिकल्स का, वो आपका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर हो जाता है। इट इज ए कॉमनली यूज टू इवेलुएट जर्नल्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस विद इन इट फील्ड। देखो अब ऐसा जर्नल में आप भी पब्लिश करना चाहते हो ना कि जिसको लोग पढ़ते भी हों। ऐसा नहीं है कि बस जर्नल हो गया और उसको कोई पढ़ता ही नहीं है, बस एज अ फॉर्मेलिटी उसमें लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है अच्छा। तो आपका रिसर्च भी हो सकता है कि कहीं पे दबा रह जाए, वो रिसर्च पॉपुलर ही ना हो। तो ये सब में आपको भी ध्यान देना पड़ता है। तो कैलकुलेशन देखो, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द नंबर ऑफ साइटेशंस इन द करेंट ईयर to articles published in the previous 2 years by the total number of articles published in those 2 years। समझ गए? तो आप उतना ज़्यादा फार्मूला पे मत ध्यान दो, अगर आपको याद रखना है तो याद कर सकते हो कैसे कैसे होता है। आपको मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से अवगत करा देना चाहता हूँ कि एग्जाम में आप सही से बना सको और आपको आइडिया हो कि क्या है जनरल इम्पैक्ट फैक्टर। क्योंकि किसी भी एक डायरेक्शन में आप घुसना शुरू करोगे तो बहुत वास्ट फील्ड है, किसी भी डायरेक्शन में। आप अगर क्लासिफिकेशन में अगर घुसना जब शुरू करो तो क्लासिफिकेशन में लोग पीएचडी करते हैं, वैसे ही जो कैटलॉगिंग हो गया उसमें लोग पीएचडी करते हैं, इंडेक्सिंग हो गया उसमें भी इनफैक्ट जैसे 4 क्लासिफिकेशन जो मेन है आपका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन जो हमारे एस आर रंगनाथन जी का है, फिर जैसे यूनिवर्सल जो डेसिमल क्लासिफिकेशन और आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इतने क्लासिफिकेशन में भी अलग अलग लोग पीएचडी करते हैं कि और बेटर कैसे बनाया जा सकता है वगैरह वगैरह। समझ गए? तो इसलिए जो है आप मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना एटलीस्ट याद करें, ज़्यादा किसी चीज़ में ना घुसे। ठीक है? आप देखो फॉर्मूला देख लो, यही है, साइटेशंस इन करेंट ईयर टू आर्टिकल पब्लिश इन प्रीवियस 2 years, टोटल नंबर ऑफ, ये सब आप देख लेना एक बार इंटरनेट पे भी। आप जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। अब देखो इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी, तो आपका इससे क्या पता चलता है कि आपका क्वालिटी जो है वो मतलब जर्नल का अच्छा है। समझ गए? हायर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर सजेस्ट हायर क्वालिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द जर्नल, कि वो जो आपका जैसे नेचर जर्नल मान लो, तो नेचर जो है आपका बहुत फेमस जर्नल है आपका, जो एक तरह से ये सब तरीके से लेके जो भी एक तरह से प्लांट वगैरह हो गया इन मतलब इनके बारे में कुछ आप पब्लिश करना चाहते हो, कुछ रिसर्च हुआ है, कोई नया आप जैसे कंपाउंड खोजे हो किसी प्लांट पे, तो ये सब जो है आप इसमें जैसे एक तो पब्लिश कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं पब्लिशिंग हाउसेज जर्नल्स वगैरह। एकेडमिक रिकॉग्निशन, जर्नल्स विद हायर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर ऑफन रिकॉग्नाइज लीडिंग पब्लिकेशंस इन देयर फील्ड। समझ गया? तो उसको तो हर मतलब देखो, कोई अगर बेसिक जर्नल जो है बहुत पॉपुलर है तो उसको सारे जो है डिपार्टमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो गए वो लोग उसे मंगाते हैं अपने लाइब्रेरी में, है ना? अगर उस मतलब सेक्टर से रिलेटेड आपका इंस्टीट्यूशन है तो आपका उसमें अगर कुछ पब्लिश हो जाता है तो उसका फेमस होने का और साइटेशन बढ़ने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। समझ गए? तो वही है, जर्नल्स विद हाई जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर आर ऑफन रिकॉग्नाइज एज लीडिंग पब्लिकेशंस इन देयर फील्ड। अब देखो फंडिंग एंड रिसर्च, तो हाई जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स आर प्रीफर्ड फॉर पब्लिशिंग रिसर्च टू अट्रैक्ट फंडिंग एंड एकेडमिक रिकॉग्निशन। तो वही है, अगर आपने कोई अच्छा रिसर्च किया है तो आपका जो है यही जिस जर्नल का हायर इम्पैक्ट फैक्टर है
उसमें आप पब्लिश करते हैं तो आपका विजिबिलिटी अच्छा होगा। जो लोग इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, जो मैटर करते हैं उस फील्ड में, जो इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी उसी जर्नल सबको देखेंगे कि कौन कौन जो है साइंटिस्ट इसमें क्या क्या रिसर्च कर रहा है। समझ गए। अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द कंसेप्ट ऑफ द इम्पैक्ट फैक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूजीन गारफील्ड, जो मैंने बताया है पहले लेक्चर में, फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI इन 1960। द फर्स्ट जनरल इम्पैक्ट फैक्टर वाज पब्लिश्ड इन 1975। तो ये जो है यूजीन गारफील्ड द्वारा जो है आपका इम्पैक्ट फैक्टर का जो है ये टर्म दिया गया था 1960s में ही। ये क्या थे, तो ये फाउंडर ऑफ जो थे इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, उसके फाउंडर थे। अब जो फर्स्ट जनरल इम्पैक्ट फैक्टर जो पब्लिश हुआ था वो 1975 में पब्लिश हुआ था। अब देखो लिमिटेशंस के क्या है इसका, तो फील्ड वेरिएशन। तो अब यही है कि डिफरेंट फील्ड का जो है अलग अलग जर्नल्स होगा, तो सबका जनरल इम्पैक्ट फैक्टर अलग होगा। तो वो तो डिपेंड करेगा ना, अगर फील्ड उस फील्ड में कम ही जैसे पब्लिश होता है एक तो पेपर्स, तो वो फील्ड उतना पॉपुलर भी नहीं होगा। तो देखो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डिफरेंट साइटेशंस बिहेवियर मेकिंग जनरल इम्पैक्ट फैक्टर लेस कंपेरेबल अक्रॉस डिसिप्लिन। तो वही है, कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मान लो कि अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है, तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा लोग जैसे पढ़ रहे होंगे तो जनरल इम्पैक्ट फैक्टर उसका ज़्यादा होगा। अब कोई मान लो कि जैसे लाइब्रेरी साइंस का है, लाइब्रेरी साइंस का कोई जर्नल है, तो वो लाइब्रेरी साइंस का जो जर्नल होगा वो उतना पॉपुलर आपका नहीं होगा। सॉरी मतलब जस्ट जनरल इम्पैक्ट फैक्टर उसका उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके मतलब रीडर्स ही कम है ना। तो वही जो है फील्ड वेरिएशंस आपका इसके लिमिटेशंस में आता है। अब देखो साइटेशन मैनिपुलेशन प्रैक्टिस लाइक एक्सेसिव सेल्फ साइटेशन कैन आर्टिफिशियली इन्फ्लेट जनरल इम्पैक्ट फैक्टर। अब इसमें सेल्फ साइटेशन क्या होगा कि सेल्फ साइटेशन हुआ कि आप जो है ज़बरदस्ती का जो है एक तरह से मान लो कि जैसे ये करते हैं कि कोई एक आर्टिकल ले लेते हैं और उसको आप जान पहचान के जो भी जर्नल्स है वो सबसे आप ज़बरदस्ती साइट करवा के उसे पॉपुलर बना देते हैं। तो इससे जो है इसका आपका जैसे ये हो सकता है कि मतलब गलत तरीके से जो है उसको आपको मतलब इन्फ्लेट कर दिया जाए आपको इम्पैक्ट फैक्टर को। तो वो सब के कारण जो है इसमें साइटेशन मैनिपुलेशन का भी खतरा रहता है जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, क्योंकि आप खुद को भी तो साइट करना शुरू कर दे सकते हैं ना एक दूसरे में। समझ गए। अब देखो इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट फैक्टर। तो वही इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट फैक्टर क्या हुआ, तो वो एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो कितना प्रोडक्टिविटी और एकेडमिकली जो है पॉपुलर है। मान लो जैसे IISc बैंगलोर है, तो IISc बैंगलोर कितना फेमस है, सब लोग जानते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है सो सारे सेक्टर्स में जिसमें वो काम कर रहे हैं कितना हाई इम्पैक्ट है। मेडिसिन से लेके बायोटेक्नोलॉजी से लेके साइंस से लेके एक तरह से ड्रग डिस्कवरी बहुत चीज़ में काम कर रहा है वो। देखो तो इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट फैक्टर का डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट फैक्टर मेजर्स द इन्फ्लुएंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एन academic institution based on the citations of the publication produced by its researchers। समझ गए। तो कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो उसके रिसर्चर्स कितना ज़्यादा कहते पब्लिश कर रहे हैं जिससे साइटेशन आपको मिल पा रहा है। समझ गए। तो एज एन इंस्टीट्यूशन समझ गए, तो वो वैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। एक निर्फ रैंकिंग गवर्नमेंट निकालती है, निर्फ रैंकिंग कि नेशनल जो इंस्टीट्यूट है जितने भी IIT दिल्ली हो गया, VIT बेलोड, बिट्स पिलानी, इस टाइप के जितने IITs NITs इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो ये सब का अलग से रैंकिंग करती है। एक जैसे रैंकिंग देखोगे कि जो है रिसर्च फील्ड का अलग रैंकिंग होगा, इंजीनियरिंग का अलग रैंकिंग होगा, मेडिकल का अलग रैंकिंग होगा, नॉर्मल जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हुए उनका एक अलग रैंकिंग निकालती है ना। तो ये निर्फ रैंकिंग में आप देखोगे कि एक ऑप्शन रहता है कि रिसर्च के आधार पे जो है रिसर्च के अनुसार किसका कितना रैंकिंग है और उससे कितना स्कोर मिला है किसी भी इंस्टीट्यूट को। तो वो आपका रैंकिंग इंस्टीट्यूट का हाईयर है तो आप एडमिशन लेने को उसमें सोच सकते हैं। अगर मान लो कि आपको लाइब्रेरी साइंस में PhD करना है, तो लाइब्रेरी साइंस में PhD करना है तो आप
जो है जहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ से रिसर्च पेपर वो इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का निकल रहा है, और वो एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसका जो है इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है कि वहाँ से ज़्यादा पेपर जो है पब्लिश हो रहे हैं। तो ये सबसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि वहाँ पे रिसर्च का इन्वायरमेंट है ना। तो वो रिसर्च का इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे कोई अगर रिसर्च स्कॉलर है वो जैसे ज्वाइन करना चाहेगा, या फिर कोई अगर फैकल्टी है वो रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो वैसे इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रीफर करेगा, है ना। तो समझ गए इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट फैक्टर क्यों ज़रूरी है और क्या है। देखो, institutional impact factor measures the influence and productivity of an academic institution based on the citations of the publications produced by researcher। तो उसके रिसर्चर्स जो पब्लिश कर रहे हैं पेपर्स, तो उसका कितना अच्छा साइटेशन है उसके आधार पे जो है आप कर सकते हैं। अब देखो, सिमिलर टू GIF बट एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल कंसिडरिंग द टोटल साइटेशंस रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन। समझ गए, ये भी वैसे ही कैलकुलेट होता है। तो अब बस आप ये ध्यान रखो कि आपको डेफिनेशन और नॉलेज हो कि वे है किस बारे में और क्या कहना चाहता है वो। तो कोई इम्पोर्टेंस, तो बेंच मार्किंग जो मैंने बताया था कि रैंकिंग वगैरह जो हो गया आपका, वो सब में हेल्प करता है। हेल्प्स इन कंपेयरिंग द रिसर्च आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, फंडिंग एंड कोलैबोरेशन, तो उसी अनुसार जो है आप फंडिंग और कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं कि अगर मानो कि जैसे VIT वेल्लोर है और यहाँ से मतलब अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के साथ मान लो कि 3000 जो है जैसे एक तरह से पब्लिकेशंस हुए हैं, तो वो अब जो है उसका अगर कोई पब्लिकेशन ही नहीं होता, तो वो अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी मान लो कि मतलब ऑक्सफोर्ड हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, हार्वर्ड हो गया, ये सब में से किसी के साथ अगर वो टाई अप करना चाहता है, तो हार्वर्ड वाला भी एक तरह से क्यों टाई अप करेगा। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर आपके यहाँ अच्छा रिसर्च नहीं होता है, आपके यहाँ से अच्छे पेपर नहीं जैसे तो पब्लिश होते हैं, तो है ना। तो ये जो है आपका एज एन इंस्टीट्यूशन आपका बेंचमार्क क्रिएट करता है कि यू आर अ गुड इंस्टीट्यूशन जो एक तरह से रिसर्च फिलॉसफी में ध्यान देते हो। तो देखो, हेल्प्स इन कंपेयरिंग द रिसर्च आउटपुट एंड इम्पैक्ट फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, फंडिंग एंड कोलैबोरेशन, समझ गए। इन्फ्लुएंसेस डिसीजंस ऑन रिसर्च फंडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस। अब देखो, लिमिटेशन, तो इसमें साइज बायस हो जाता है। साइज बायस कैसे होगा कि जैसे मान लो कि VIT वेल्लोर है, तो इसमें अगर मान लो कि 30,000 स्टूडेंट्स हैं और एक मान लो कि IIT पटना है, इसमें मान लो 2000 स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IIT पटना के स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड होंगे या VIT के स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, लेकिन सीयर मास जो है आपका कि मान लो कि 30,000 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि 30,000 स्टूडेंट्स वाले ज़्यादा पेपर पब्लिश करेंगे। मैं इम्पैक्ट फैक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पेपर पब्लिश करेंगे, और उसी में से मान लो कि कुछ पेपर का भी अगर ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर आता है, तो वो ऑब्वियसली साइज बायस के कारण आपका एज एन इंस्टीट्यूशन जो है इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। देखो, तो लार्ज इंस्टीट्यूशन में हैव हायर इम्पैक्ट फैक्टर ड्यू टू शेयर वॉल्यूम ऑफ पब्लिकेशन। अब देखो, डाइवर्स डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशंस विद डाइवर्स रिसर्च फील्ड में फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव अ यूनिफॉर्म इम्पैक्ट मेजर। तो अब जैसे VIT का ही हम बात कर रहे थे, VIT वेल्लोर हो गया, तो मानो कि इसमें जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी पढ़ाई होता है, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे जैसे एक तो सॉफ्टवेयर भी पढ़ाई हो रहा है, तो वहाँ पे ढेर सारे चीज़ का पढ़ाई हो रहा है। तो वो जो अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश होगा, तो एज एन इंस्टीट्यूशन तो सारा काउंट नहीं हो पाएगा ना, है ना। तो वही डाइवर्स डिसिप्लिन होने के कारण आपका हो सकता है कि यूनिफॉर्म इम्पैक्ट ना वो कर पाए ये इस पे इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट फैक्टर पे। अब देखो, ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर, तो जैसा जो है तो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर होता था कि एज अ जर्नल का हम देखते थे कि वो कितना पॉपुलर है मतलब साइटेशन के अनुसार, वैसे ही इंस्टीट्यूशन का देखते थे कि टोटल कितना वो जो पॉपुलर है, मतलब इंस्टीट्यूशन में जितने स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स पब्लिश कर रहे हैं उसके अनुसार। वैसे ही जो है आपका ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि एज एन ऑथर जो है आपका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कितना इम्पैक्ट आप दे पा रहे हो, है ना, और मतलब कितना साइटेशन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का हो पाया जितने भी पब्लिश किए हो आप। देखो, डेफिनेशन, ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर्स एक्सेस द
impact and influence of an individual researcher based on citations to their publication। समझ गए? तो इंडिविजुअल रिसर्चर जो है उसके जो पब्लिकेशन है उसको कितना साइट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर है। समझ गए? तो मैट्रिक्स देखो, एच इंडेक्स, तो एच इंडेक्स जो है मेजर्स प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट एंड ऑथर हैज एन एच इंडेक्स ऑफ एच इफ दे हैव एच पेपर्स ईच विथ एटलीस्ट एच साइटेशन। समझ गए? तो ये आपका एच इंडेक्स हो जाता है। तो ये देखो, तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ हुआ कि आपका एच इंडेक्स जो है आपका ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर से रिलेटेड है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के पूछा जाता है। अब तो कैलकुलेशन एग्जांपल देखो, इफ़ एन ऑथर हैज 10 पेपर्स विद द फॉलोइंग साइटेशन। देखो 10 पेपर है जिसका साइटेशन है 25, 20, 15, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1। The H index is 5 since 5 papers have at least 5 citations। समझ गए? तो इसमें 5 पेपर का एटलीस्ट जो है 5 साइटेशन है। समझ गए? तो इस हिसाब से देखा जाता है। अब देखो I10 इंडेक्स क्या है, ये भी बहुत पॉपुलर मतलब इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो काउंट द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विथ एटलीस्ट 10 साइटेशन। तो जिसमें इसमें कितना कितना साइटेशन था, मान लो कि 25 है, 20 है, 15 है, 10 है, तो इसमें मिनिमम 10 साइटेशन देखा जाएगा। तो आपका वो जो है आपका I10 इंडेक्स होगा। 10 साइटेशन जितना एटलीस्ट मिनिमम हो उसी को काउंट किया जाएगा। तो इसका कितना है, 1, 2, 3, 4, तो वो 4 हो जाएगा। फ्रॉम द सेम साइटेशन डेटा जो हम लोग किए थे, द I10 इंडेक्स इज 10 सिंस 4 आर्टिकल्स हैव एटलीस्ट 10 साइटेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब देखो इंपॉर्टेंस, तो कैरियर प्रोग्रेशन, तो हायर ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर कैन लीड टू कैरियर एडवांसमेंट, ग्रांट्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया, रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसर्चर इन देयर फील्ड। समझ गए? लिमिटेशन देखो, तो इसमें डिसिप्लिन बायस आपका आ सकता है कि जो है वेरियस जो वेरीज अक्रॉस डिसिप्लिन ड्यू टू डिफरेंट साइटेशन प्रैक्टिसेस। तो साइटेशन प्रैक्टिसेस भी अलग अलग है। मान लो कि आपका जैसे कंप्यूटर साइंस हुआ, कंप्यूटर साइंस, तो इसमें आप कुछ ऐसा पब्लिश करते हो जो कि हर किसी के लिए यूज है। जैसे मान लो एक पोस्टमैन करके कंपनी है, तो पोस्टमैन ही नाम है, सर देख लेना एक बार। तो वो APIs बनाती है। API जैसे मेडिसिन सेक्टर का नहीं, ये होता है एप्लीकेशंस को जो जोड़ता है ना, एप्लीकेशंस को जो जोड़ता है। एक एप्लीकेशन आप देखोगे कि अमेजन आप खोल रखे हो और अमेजन जो है वो जो पेमेंट करने के लिए आपको फ़ोन पे भेज देता है, फ़ोन पे या पेटीएम पे भेज देता है। तो ये यहाँ से आपका इसमें गया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुआ फ़ोन पे ऐप में, फिर फ़ोन पे ऐप जो है एक तरह से जो आपका UPI वाला है उसको इन्फॉर्मेशन भेजता है ना। फिर UPI से आपको वेरीफाई होके आ जाएगा कि हाँ पेमेंट डन। फिर वो जो है एक तरह से UPI वाला आपको फ़ोन पे को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ पेमेंट डन। फिर फ़ोन पे जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है अमेजन को देगा कि पेमेंट डन। ठीक है? तो ये देख रहे हो, तो आपस में जो ऐप्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसको APIs कहते हैं। तो वो API जो हुआ, तो मान लो कि कोई कंपनी ऐसा जैसे डेवलप की, तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका बहुत ज़्यादा साइटेशन होगा क्योंकि इतने ज़्यादा ऐप्स यूज किए जा रहे हैं और सारे जगह रिसर्च पेपर इसके लिए, जैसे रिसर्च पेपर में इनका नाम होगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें डिसिप्लिन बायस हो सकता है कि अगर अब मान लो कि कोई जो एक तरह से लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, अब लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड उसके मतलब कितने ज़्यादा जो एक तो पढ़ने वाले ही हैं, बहुत कम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे एक तरह से जो है जितने लोग बैचलर्स करते हैं उसमें से मुश्किल से मतलब 20% भी नहीं मास्टर्स करते होंगे, उसमें से भी आप देखो तो 0 पॉइंट कुछ % लोग PhD करते होंगे। तो समझ सकते हो कि इसमें डिसिप्लिन बायस होगा, वैरीज अक्रॉस डिसिप्लिन ड्यू टू डिफरेंट साइटेशन प्रैक्टिस है। अब देखो अर्ली कैरियर रिसर्चर्स में डिसएडवांटेज यंग रिसर्चर्स हु हैव हैड लेस टाइम टू एक्यूमुलेट साइटेशन। तो इसमें भी अब देख लो कोई जैसे साइंटिस्ट है या प्रोफेसर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी हो, तो वो अगर 30 साल से मानो कि प्रोफेसर या साइंटिस्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके अंदर कितने सारे स्कॉलर्स PhD किए होंगे, प्रोजेक्ट किए होंगे, तो उसका साइटेशन
इंडेक्स ज़्यादा ही होगा। तो आप समझ रहे हो, कोई नया रिसर्चर कितना भी ब्रिलियंट हो तो उसको उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, इवन दो उसका जो है आपका बेटर रिसर्च है। एक ही रिसर्च हो सकता है जो उसके 200 रिसर्च से ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन उसका जो है आपका साइटेशन इंडेक्स I10 इंडेक्स वगैरह में वो ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जो है उतने टाइम से नहीं है। तो ये सब आपका लिमिटेशंस है, ये सब भी आप याद कर लेना, समझ गए। अब देखो एच इंडेक्स किसको कहते हैं। तो एच इंडेक्स जो है आपका, एच इंडेक्स मेजर बोथ द प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय अ साइंटिस्ट और स्कॉलर। तो वही है, ये भी जो है जो आपका प्रोडक्टिविटी और साइटेशन दोनों को मेजर करता है ना। कैलकुलेशन एंड ऑथर एज एन एच इंडेक्स ऑफ एच इफ दे हैव एच पेपर्स ईच विथ एटलीस्ट एच साइटेशन, समझ गए। इंपॉर्टेंस देख लो इसका, बैलेंस्ड मेजर कंसिडर्स बोथ क्वांटिटी। तो अब देखो I10 इंडेक्स वगैरह में क्या आपको दिक्कत हुआ कि आपका एटलीस्ट 10 साइटेशंस है तभी वो आप जैसे काउंट करेंगे। तो आप अगर जो एक पुराने लोग थे तो उनका जो है ज़्यादा, मतलब ऑब्वियस ही बात है I10 इंडेक्स में रैंकिंग होगा या अच्छा ये होगा। तो उसमें जो है आप क्या एक मिस किए, तो उसमें जो है क्वांटिटेटिव पे आप ज़्यादा ध्यान दिए, क्वालिटेटिव पे आप कम ध्यान दिए, है ना। क्वालिटेटिव पे कम ध्यान दिए, क्वांटिटेटिव को सबसे ज़्यादा जैसे कि भाव दिए, है ना। तो इस सेंस में जो है एच इंडेक्स जो है ना आपका वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को साथ लेके चलता है। देखो बैलेंस मेजर कंसीडर्स बोथ क्वांटिटी नंबर ऑफ पेपर्स एंड क्वालिटी साइटेशंस ऑफ वर्क, आपका कितना ज़्यादा साइटेशंस है। वाइडली यूज, तो इसलिए एच इंडेक्स ज़्यादा फेमस है। कॉमनली यूज इन एकेडमिया फॉर एवेलुएटिंग रिसर्चर्स। अब देखो लिमिटेशंस, इग्नोर्स लो साइटेड पेपर्स, तो आपके लो साइटेड जो पेपर हैं उनको छोड़ देता है ये। फील्ड वेरिएशन डिफरेंट साइटेशन बिहेवियर अक्रॉस फील्ड कैन अफेक्ट कंपेरेबिलिटी, समझ गए। अब देखो जी इंडेक्स जो है ये आपका उसी टाइप का एच इंडेक्स टाइप। तो इसमें जो है आपका एच इंडेक्स को, एच इंडेक्स होता था, इसको और जो बेटर बनाया गया तो ये जी इंडेक्स बना। तो जी इंडेक्स में क्या है, तो आपका हाईली साइटेड आर्टिकल्स हुआ। मान लो कि एक आर्टिकल आपने, जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना जब चल रहा था तो उस समय कोई एक आपने ऐसा एक आर्टिकल लिखा जो बहुत ज़्यादा काम आया, जैसे कोरोना का, जैसे एक तरह से कोरोना काल में आपका ये सब के जो फील्ड में जैसे mRNA रिसर्च हो गया, ये सब पे जो है तो चल रहा था ना, वैक्सीन डेवलपमेंट में आप देखे होंगे। तो आपने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी दे दिया जिसका मान लो कि जैसे 5000 साइटेशंस हो गया, मतलब एक तरह से जैसे एक तो नॉर्मल साइटेशन 3-4 होता है और उसका 5000 साइटेशन हो गया। तो वो उसका वैल्यू होना चाहिए ना कि आपने इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट किया एक ही पेपर से भले ही। तो आपका जी इंडेक्स में उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो देखो जी इंडेक्स इज डिजाइन टू इम्प्रूव ऑन द एच इंडेक्स बाय गिविंग मोर वेट टू हाईली साइटेड आर्टिकल, समझ गए। अब देखो कैलकुलेशन, द लार्जेस्ट नंबर जी सच दैट द टॉप जी आर्टिकल रिसीव टुगेदर एटलीस्ट G2 साइटेशन, समझ गए। ये सब पर ध्यान मत दो। अब देखो इंपॉर्टेंस, तो हाईलाइट्स हाईली साइटेड वर्क, एम्फेसाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ टॉप साइटेड आर्टिकल्स, तो उसका जो है उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेट्रिक यूज अलॉन्ग साइड एच इंडेक्स फॉर अ मोर नुएंस्ड इवेल्युएशन, समझ गए। तो एच इंडेक्स और जी इंडेक्स को कभी कभी साइड बाई साइड भी यूज किया जाता है कि आपको बेटर जब पर्सपेक्टिव मिल सके किसी भी रिसर्च आर्टिकल का। लिमिटेशन, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन जो है आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है, जितना आप डेप्थ में कैलकुलेशन करोगे तो उसको कॉम्प्लेक्स होगा ही। मोर कॉम्प्लेक्स टू कंप्यूट दैट एच इंडेक्स साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बी स्क्यूड बाई अ फ्यू हाईली साइटेड पेपर्स। तो अब देखो इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि अगर कोई 1-2 पेपर जो है आपका हाईली साइटेड है तो आप बहुत ज़्यादा जो है आप जैसे एच इंडेक्स में ऊपर चले जाएंगे, भले ही आपका बाकी का रिसर्च उतना अच्छा नहीं हो। तो जो रिसर्चर जो है तो कम से कम मान लो 20 साल से भले ही उसका इम्पैक्ट कम हो लेकिन वेरियस फील्ड में काम किया और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, लेकिन आप एक ही दो मतलब रिसर्च से हो सकता है कि आप एच इंडेक्स में उससे आगे चले जाएं। तो ये आपका लिमिटेशंस होता है।
अब देखो I10 इंडेक्स, तो I10 इंडेक्स मैंने जो बताया था कि एटलीस्ट जो है 10 साइटेशंस होना चाहिए, तो उसके अनुसार I10 इंडेक्स आता है। तो I10 इंडेक्स मेजर्स द नंबर ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशन एंड ऑथर हैज रिटन दैट हैज बीन cited at least 10 times. कैलकुलेशन काउंट द नंबर ऑफ पेपर्स विथ एट लीस्ट 10 साइटेशंस। सिंपली है कि आपको काउंट कर लेना है 10 साइटेशन से ज़्यादा जो है जो पेपर है। इंपॉर्टेंस तो सिंगल मैट्रिक, तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, हर कोई कैलकुलेट करके I10 इंडेक्स में अपना लिख सकता है कि मेरा इतना है। कोई बहुत तामझाम नहीं है इसमें, जैसे एक तो फार्मूला अप्लाई करने वाला। गूगल स्कॉलर तो वही कॉमनली इन गूगल स्कॉलर प्रोफाइल्स में I10 इंडेक्स यूज किया होता है। लिमिटेशन तो साइटेशन थ्रेशोल्ड, आर्बिट्ररी थ्रेशोल्ड ऑफ 10 साइटेशन, तो ये आर्बिट्ररी किसी मतलब कॉमन सेंस नहीं लगाया गया है, बस 10 को आर्बिट्ररली सेलेक्ट किया गया है। ये 20 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, है ना। तो ये आर्बिट्ररली 10 को नंबर बना दिया गया इसमें। फील्ड वेरिएशन, साइटेशन प्रैक्टिसेस वेरी अक्रॉस डिसिप्लिन, तो जैसा मैंने बताया था कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का कि ऐसे कुछ पब्लिश कर रहे हो तो जिसके रीडर्स ज़्यादा हैं, सिंपल देखा जाए रीडर्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइटेशन ज़्यादा होगा, मतलब I10 में। और रीडर्स कम है तो उसका I10 में साइटेशन में नाम भी होना मुश्किल मेरे को लगता है। अब देखो कंक्लूजन, तो ये सब देख लिए। तो की जो है मतलब की डेट्स जो है एक तरह से यूजीन गारफील्ड वाला इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द इम्पैक्ट फैक्टर 1960। फर्स्ट जो एक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश हुआ था 1975 में इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द्वारा, ये मैंने पहले बताया है। तो समरी देख लो, एक बार मैंने सब लिख दिया एक साथ। जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर रिफ्लेक्ट्स एवरेज साइटेशंस ऑफ आर्टिकल्स इन अ जर्नल, समझ गए कि वो जो है एवरेज साइटेशन जो है आर्टिकल का उस जर्नल में कितना आता है, तो इससे आपका जर्नल का जो है पॉपुलैरिटी इसका पता चलता है, समझ गए। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट फैक्टर मेजर्स एंड इंस्टीट्यूशन रिसर्च इम्पैक्ट, समझ गए। ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर में क्या क्या आता है, तो ये जो है ना आपका सो ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर का ही है पार्ट। H इंडेक्स, G इंडेक्स जो मैंने बताया है, और I10 इंडेक्स, ये मैंने बहुत अच्छे से तीनों एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना। H इंडेक्स क्या था, तो बैलेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें आपका किसी जो है आपका इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ध्यान रखा था। G इंडेक्स जो है आपका एम्फेसाइज हाईली साइटेड वर्क पे ध्यान देता है। I10 इंडेक्स मैंने बताया था कि आपका एटलीस्ट 10 साइटेशंस है उसको काउंट किया जाता है। तो आप जो है ये अगर अच्छा लगा हो आपको लेक्चर तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स ज़रूर शेयर करें। हमारे लाइब्रेरी साइंस का जो ये चैनल है उसके तो उसको आपका जो ग्रुप है लाइब्रेरी साइंस का उसमें शेयर करें। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।